All right. So once we are through the concept of Porter's diamond, now we are up with case study number 1. दो case studies हैं यहाँ पे. Jetonia is the largest economy in the European region and enjoys a stable and business-friendly government. ठीक है. एक कंट्री की यहाँ पे बात हो रही है, जेटोनिया. इसकी जो इसकी लोकेलिटी है वो यूरोपियन रीजन है. ठीक है. और एक स्टेबल और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वहां पे गवर्नमेंट की वजह से. Its automotive industry is well known for producing top quality speed car brands and is considered an industry leader in the world. इसे जर्मनी को जेटोनिया कर दिया इन्होंने. It has an excellent road network with no speed limit that makes it perfect to meet Jetonians' appetite and demand for quality and speed. यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिटी और स्पीड को पसंद करते हैं. क्वालिटी को और स्पीड को काफी हद तक लोग जो है वो पसंद करते हैं. इसकी वजह से गवर्नमेंट ने दो काम किए हैं. ना किसी किस्म की स्पीड लिमिट है. ठीक है. ना किसी किस्म की स्पीड लिमिट है. और एट द सेम टाइम जो बिजनेस है ऑटोमोबाइल का वो इन्होंने काफी हद तक उसको जो है वो सपोर्ट किया है. काफी हद तक गवर्नमेंट का इसके हवाले से जो है सपोर्ट है. Jetonian's automotive industry is the largest industry sector and employer in the current country, which includes from the large car manufacturers to extensive support network of many subsystems, component and parts manufacturers. यानी कि इसका जो raw material है, like spare parts, semiconductor chips, एंड माइक्रो प्रोसेसर्स. अब गाड़ियां सॉफ्टवेयर पे चलने लगी हैं. ये सारा कुछ बहरहाल इसके अंदर कंप्लीटली जो है वो मौजूद है और लोकली अवेलेबल है. क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है तो ये लोकली अवेलेबल है. अब जैसे आपने देखा है खानदान में कोई एक बंदा होता है. जैसे मैं दिलपसंद की बात बताऊं आपको. दिलपसंद माशाल्लाह एक बड़ा जबरदस्त मिठाई का नेटवर्क है. पाकिस्तान के अंदर इनकी मिठाई जो है वो खाई जाती है, पसंद की जाती है. या फॉर दैट मैटर आप बेकरी आइटम्स के लिए तहजीब को देख लें इस्लामाबाद में. दिलपसंद का क्या सीन था. रेडी के ऊपर, कियोस्क के ऊपर, ये जो अभी जिनका दिल पसंद है बेसिकली ये तो थर्ड जनरेशन अब चला रही है. सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन जो दादा हुआ करते थे, जो अभी चला रहे हैं उनके जो दादा हुआ करते थे, वो रेडी के ऊपर, कियोस्क के ऊपर, ठेले के ऊपर मिठाई के आइटम्स जो है वो बेचा करते थे. करते करते उन्होंने क्या किया जी, एक दुकान दी, उसको बड़ा किया. वो जो इनकी उर्दू बाजार वाली ब्रांच है वो सबसे पुरानी और सबसे मशहूर ब्रांच है. फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो खानदान पूरा मिठाई की बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया. भाई भाई सारे इन्वॉल्व हो गए, भाइयों के बच्चे इन्वॉल्व हो गए. अब उनके उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आएगी वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगी. तो एक रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो बनती चली गई. बिल्कुल इसी तरीके से जब इस मुल्क में देखा गया कि यार ऑटोमोबाइल लोगों का गाड़ियों की तरफ बड़ा जबरदस्त रुझान है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग आई गाड़ियों की, फिर उसके पार्ट्स की भी आने लगी, फिर उसके चिप्स की भी आने लगी, माइक्रो प्रोसेसर्स की भी आने लगी. हर चीज की लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई. ठीक है. Efficient financial and IT systems, well-reputed technical education institutes, heavy public and private expenditure on education, and highly skilled workforce. ये सारी चीजें. There is an intensive competition and a constant pressure on manufacturer to innovate. तो ये जो rivalry वाली बात हम ऊपर देख रहे थे वो भी यहाँ पे मौजूद है. कंपटीशन भी ठीक ठाक है और अच्छी से अच्छी गाड़ियां बनाने का उनके ऊपर प्रेशर है. Frederick Dundon, head of Auto Industry Union, believes Jetonia has developed a national comparative advantage over many other countries. However, he is hesitant about the future leadership position for speed cars, mainly due to tougher relations and emission requirements prompted by Jetonia's deteriorating environmental conditions. Petrol dependent engines and systems of speed cars. Government plans to introduce speed limits in all areas to reduce the increasing rate of car accidents. अब एक चीज नजर आ रही है भाई कि इस मुल्क के अंदर जहां एक कंपेरेटिव एडवांटेज इनके पास मौजूद था, अब थोड़ा एक मसले मसाइल ये शुरू होने लगे हैं कि भाई एमिशन बहुत ज्यादा होने लगी है. पेट्रोल वगैरह के काफी मसाइल की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है. सिस्टम स्पीड ना होने की वजह से, स्पीड लिमिट ना होने की वजह से बहुत ज्यादा जो है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं in some areas. Changing needs of the tech-savvy customers and the rising trend of people interested in driving rented cars rather than owning one. वो कहते हैं भाई स्पीड चलानी है ना, रोज थोड़ी चलानी है, एक दिन चलानी है, रेंट की गाड़ी ले लो, जितनी भगानी है भगाओ. तो अब ये कहते हैं explain how
Jertonia achieves the national comparative advantage over many other countries. ये कह रहे हैं आप ये बता दें कि भाई इस कंट्री ने कैसे इस नेशनल कंपेरेटिव एडवांटेज को अचीव किया है। तो इन चारों कंडीशंस की हेडिंग डालो और फिर उसके बाद लिखो कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं कि जो इन चारों कंडीशंस को मीट करते हैं। इस वाले पैराग्राफ का इतना इनपुट नहीं है, इसमें ये वाले पैराग्राफ का इतना इनपुट नहीं है इन दो पैराग्राफ्स का। इसमें वो चारों कंडीशंस बताई गई हैं जो जिसकी वजह से इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ी। मैं आपको 5 से 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको पढ़ें, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, चारों कैटेगरीज में बाइफिकेट करें और बाइफिकेट करके अपने पास जो है एक रजिस्टर में लिख लें। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। आई एम गिविंग यू 5 to 7 minutes टू अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस नाउ। अब हम इन चारों चीजों को यहाँ पे जो है हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं इस पूरी केस स्टडी में। So we have 4 things: factor conditions, we have demand conditions, we have supported industries, and at the same time we have rivalry, firm structure, rivalry। अच्छा देखो, इस तरह के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और जो बेसिकली की पॉइंट्स उठते जा रहे हैं उनको लिखते चले जाना है, तो आपका आंसर ड्राफ्ट होता चला जाएगा। लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोपियन रीजन एंड एंजॉयज अ स्टेबल बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट। सबसे पहली फैक्टर कंडीशन लार्जेस्ट इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। कंट्री के फंडामेंटल्स वीक नहीं है कि उन्हें उधार पे चलना पड़े, कर्जों पे चलना पड़े, ये सारे मसाइल नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, जबरदस्त इकोनॉमी है, प्लस वहाँ की जो गवर्नमेंट है, बेसिकली गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो बिजनेस फ्रेंडली है, स्टेबल है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा गवर्नमेंट इज बिजनेस फ्रेंडली। ठीक है, गवर्नमेंट इज बिजनेस फ्रेंडली। Automotive industry is well known for producing top quality speed cars, considered industry leader. Excellent road network with no speed limit. Road network यहाँ आ जाएगा। With no speed limit. कोई स्पीड लिमिट नहीं है। To meet the country's appetite and demand for quality and speed, ये आएगा यहाँ पे। चूंकि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है ना, तो लोग रोटी कपड़ा मकान से आगे सोच सकते हैं, वो उससे बेहतर चीजों के बारे में सोच सकते हैं, कंटेम्पलेट कर सकते हैं, क्योंकि रोटी रोटी कपड़े मकान की टेंशन नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हमारे पास मौजूद है, स्ट्रॉन्ग फैक्टर कंडीशंस मौजूद है, तो इस तरह की इंडस्ट्री पे काम किया जा सकता है। ठीक है, कंट्रीज एपिटाइट फॉर क्वालिटी एंड स्पीड। ना सिर्फ क्वालिटी वाली बात बल्कि स्पीड वाली बात भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। फिर उसके बाद सपोर्टेड इंडस्ट्रीज। Country's automotive industry is the largest industry sector employer in the country, which includes large car manufacturers to extensive support network of subsystems, component and parts manufacturers. Subsystems, components and parts मैन्युफैक्चरर्स। ये दोनों चीजें यहां पर आ गई बहुत ज्यादा। इंडस्ट्रीज वेल सपोर्टेड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील की इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हैवी पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन एंड हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स। वर्कफोर्स यहाँ पे आएगा और एजुकेशन की रिलेटेड इंडस्ट्री भी यहाँ पे जो है वो मौजूद है। पढ़े लिखे लोगों को ही सबसे ज्यादा गाड़ी की और इन सारी चीजों की जरूरतें होती हैं। हाई स्किल्ड वर्कफोर्स, देयर इज एन इंटेंस कंपटीशन एंड कांस्टेंट प्रेशर। कंपटीशन यहाँ पर आएगा और प्रेशर फॉर इनोवेशन ये जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है,
मैन्युफैक्चर टू इनोवेट। हमने सारे फैक्टर्स को इन 4 कंडीशंस में बेसिकली डिवाइड कर दिया। फैक्टर कंडीशंस, डिमांड कंडीशंस, सपोर्टेड इंडस्ट्रीज, एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड हो गई। और इस केस पर हमने इसको अप्लाई करके देखा कि क्यों ये कंट्री जेटोनिया बेसिकली इस नेशनल कंपेरेटिव एडवांटेज के लेवल तक पहुंच चुकी है। सही है ना, पहुंच चुकी है। अब सर ये पूरा पढ़ने से पॉटर्स डायमंड हो गया, इसके अलावा पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल हो गया, इसके अलावा पेस्टल एनालिसिस हो गया, इन तीनों को पढ़ने से हमें फायदा क्या हुआ? तो इस केस स्टडी के बाद हम ये पढ़ लेते हैं। भाई इस पूरे को पढ़ने से हमें फायदा ये हुआ कि हमें इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पता चल गए। आप आज अगर पाकिस्तान का जायजा करो तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे कैंड वाटर आता है और बोरिंग होने के बावजूद मीठे पानी के लिए आपको टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं। ये तकरीबन कराची में हर इलाके का मसला है। टैंकर आते हैं, या तो वाटर बोर्ड को पैसे खिलाओ या फिर कैंड वाटर मंगवाओ, और घर में जो चीजें वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसके लिए आप जो है वो टैंकर्स मंगवाओ। एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में इस वक्त अनटैप्ड है और वो है प्योरिफिकेशन सिस्टम्स। जबकि दुनिया में एक सिंपल सी मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को लगा के ओवरऑल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है और पानी को प्योरीफाई कर लिया जाता है, कोई मसला ही नहीं होता, बहुत आराम से पानी जो है वो प्योरीफाई हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या मसला है? अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है, अभी तक किसी ने इस चीज पर काम नहीं किया। आज मेरा एनवायरमेंटल एनालिसिस मुझे बताता है कि यार ज्यादा कंपेरेटर्स नहीं है, मैं इस चीज को बना सकता हूँ। और यहाँ पे खपत भी पानी की बहुत है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 6th या 7th लार्जेस्ट है पाकिस्तान पॉपुलेशन में, तो पानी का इस्तेमाल तो बहरहाल रहेगा। और मुस्लिम होने की वजह से तो वैसे ही हमारे यहाँ पानी की कंजम्पशन ज्यादा है। दुनिया में लोग जितनी बार वीक में नहीं नहाते, हम उतनी दफा वजू के लिए अपने आप को पाक साफ कर लेते हैं। ठीक है, पूरे वीक में नहीं करते उतना हम दिन में कर लेते हैं। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे पानी की कंजम्पशन भी ज्यादा है। एक प्योरिफिकेशन सिस्टम लग जाए, हम उसी पानी को रिकनसाइल करते रहेंगे, क्योंकि वो पानी जाता तो बहरहाल सीवेज लाइन के अंदर ही है ना, तो वहां से हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। समंदर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, नदियां मौजूद है, आबशार मौजूद है, बड़ी आसानी से प्योरिफिकेशन सिस्टम जो है वो चलाया जा सकता है। ठीक है, और फिर दूसरा थ्रेट भी ऐसे ही पता चलता है। थ्रेट भी जो है वो ऐसे ही पता चलता है। आज पीएसएमसी, इंडस, होंडा कार, इनको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के बारे में फिक्र है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में है। और इनके जो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि यार अगर ये आ गया तो फिर क्या इंजन और क्या सीसी, सारा कुछ सॉफ्टवेयर पे ही चलना है, बैटरी लगाओ गाड़ी चलाओ। बैटरी लगाने से तो 1000 सीसी, 1300 सीसी, 2600 सीसी, 2800 सीसी ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। बॉडी जिसकी खूबसूरत है वो गाड़ी खूबसूरत है, बॉडी जिसकी वेट में अच्छी है वो रोड ग्रिप उसकी अच्छी है। हल्की फुल्की सी गाड़ी है तो रोड ग्रिप अच्छी नहीं होगी। ठीक है, सो ओवरऑल लेवल पे ये दोनों इंडस्ट्रीज को इसका थ्रेट है। जो जितना पढ़ेगा उतना जानेगा कि कहाँ पे थ्रेट है कहाँ पे नहीं है। तुम लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को टेक्नोलॉजी से थ्रेट है, जब तक टेक्नोलॉजी को सीख नहीं लेते। सीख लेते हो फिर थ्रेट नहीं है, जब तक नहीं सीखते तब तक थ्रेट है। जितना ऑपरेशनल काम करते हो सारा टेक्नोलॉजी कर लेगी। सो ये तीनों एनालिसिस जो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़े, ये हमें हेल्प करते हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में। Opportunities are favorable conditions that usually arise from the nature of changes in the external environment. Example, new market, improved economic factors, failure of competitors. Opportunities provide organization with the potential to offer new or develop existing products, facilities, or services. Jabki threats are the opposite of opportunities and also rise from external developments. Example include unfavorable changes in legislation, introduction of radically new product, यानी कोई टेक्नोलॉजी आ गई, नया प्रोडक्ट आ गया, कंपेरिटर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई। अब देखो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता कल्चर आ रहा है क्लाउड किचन का, क्योंकि कराची के अंदर बहुत लोग हैं जो अंदरूने सिंध से, अंदरूने पंजाब से यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। वो बैचलर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। खुद हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कितने सारे लोग हैं जो इंटीरियर सिंध से आते हैं पढ़ने के लिए। अब उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या? खाना बनाना।
घर पहुंचेंगे खाना तैयार नहीं होगा, 4-6 बैचलर मिलके पकाएंगे, जब वो पकेगा तो वो खाना खाने के लिए रेडी होगा। रेस्टोरेंट का लेंगे तो पेट खराब, तबीयत खराब, हेल्थ के लिए वैसे ही नुकसानदेह, ओवरऑल लेवल पे सिचुएशन ठीक नहीं है, रोज आप बाहर का खाएं। तो क्लाउड किचन क्या है जी? होम बेस्ड किचन। कोई आके डाइन इन नहीं करना, घर पहुंचने से पहले ऑर्डर प्लेस कर दो, जब तक घर पहुंचोगे खाना पहुंच जाएगा, घर पहुंचे आपको खाना मिल जाएगा। और इनकी रिटेनरशिप्स भी होती हैं। रिटेनरशिप में ये है कि आप इन्हें मंथली पैसे दे दें, ये रोजाना एक नई डिश बना के आपको घर पे एक पर्टिकुलर टाइम पे डिलीवर करके जाएंगे, इतने बजेंगे और इनका खाना आपके पास डिलीवर हो जाएगा। क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट आ रहा है पाकिस्तान में। क्लाउड किचन सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा, ये अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, क्लाउड किचन सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा ऑनलाइन डिलीवरी को, और सबसे ज्यादा ये बड़ा रिस्क बनेगा रेस्टोरेंट्स के लिए। रेस्टोरेंट्स इंतहाई इनहाइजीनिक अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाते हैं, बिल्कुल एक अजीब सूरत हाल होती है रेस्टोरेंट्स की, जमीनें गंदी, लेबर के हालात बुरे, मतलब बिल्कुल एक नॉन हाइजीनिक तरीके से खाना बनता है। उसको ये थ्रेट करेगा, लोग ज्यादातर इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे कि घर का खाना है, होम बेस्ड है, खवातीन बना रही हैं, खवातीन वैसे ही नफीस होती हैं, मर्द हजरात बुरा ना माने, लेकिन खवातीन में नफासत और सोफिस्टिकेशन मर्दों से ज्यादा होती है, नजाकत ज्यादा होती है, चीजों को तरीके से इस्तेमाल करना, रखना, उठाना, ये सारी चीजें उनको बड़ा अच्छे तरीके से आता है, साफ सुथरे तरीके से काम करना आता है। हम चीजें गंदी कर देते हैं, सिवाय हमारी गाड़ी के हम किसी चीज को गंदा मतलब किसी चीज को साफ सुथरा नहीं रखते। अलमारी हमारी गंदी होगी, रूम हमारा गंदा होगा, लैपटॉप का डेस्कटॉप हमारा फैला हुआ होगा। गाड़ी मर्दों की बड़ी साफ सुथरी होती है और गाड़ियों से उनको बड़ा लगाव होता है कि नहीं यार मेरी गाड़ी है, मेरी बाइक है, अच्छी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। खैर मजाक की बात अपनी जगह, क्लाउड किचन से सबसे बड़ा रिस्क जो है वो इनको रेस्टोरेंट्स को आ रहा है। और जैसे जैसे रेस्टोरेंट ऑनलाइन डिलीवरी पे शिफ्ट हुए, आगे जाके इन्हें क्लाउड किचन पे भी शिफ्ट होना पड़ेगा कि हम साफ सुथरा नफीस तरीके का खाना बना के आपके घर पे इस पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचा देंगे। जो वर्किंग वेमेन है उनके लिए भी आसानी, जो वर्किंग मैन है उनके लिए भी आसानी, जो इंटीरियर से बैचलर्स आके रह रहे हैं उनके लिए भी आसानी। ठीक है ना? सो बेसिकली जो 3 चीजें हमने पढ़ी वो हमें स्वॉट में से 2 चीजों को कवर करने में हेल्प करती है, वो है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। हम स्वॉट को ऑब्वियसली अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 एनालिसिस जरूरी है अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को समझने के लिए। ये 3 एनालिसिस जो है वो बेसिकली जरूरी है। अब कमिंग फॉरवर्ड इस केस स्टडी के बाद, यहाँ पे केस स्टडी नंबर 2 है। अच्छा, ये वही सवाल है जो हमने पेस्टल एनालिसिस में किया था, स्मार्टवेयर वाला। तो इसका बैकग्राउंड हम पूरा एक दफा डिस्कस कर चुके हैं, 2 क्लासेस पहले ही हमने किया है। पेस्टल एनालिसिस के बाद आज तुम्हें इसका मतलब आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, नोरिया एक मुल्क है जिसके अंदर ये कंपनी ऑपरेट कर रही थी, और उसके अलावा साउथलैंड एक एक्सटर्नल मुल्क था, एक दूसरा मुल्क था जहां पे कंपनी एक्सपेंशन के बारे में सोच रही थी। तो इस दफा आप इसी केस के अंदर आपको ये बताना है कि भाई इस नोरिया वाली कंपनी के लिए साउथलैंड की मार्केट कैसी है, और साउथलैंड की मार्केट में ये इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, पोर्टर्स डायमंड यहाँ पे आपको साबित करना है। पोर्टर्स डायमंड आपको साबित करना है। तो क्या मैं बहुत भरोसे के साथ तुम लोगों को ये केस स्टडी आज के होमवर्क में दे सकता हूं और हम कल हम स्टडी कर सकते हैं? अटेम्प्ट करके लाओगे? जितने लोग इस वक्त मीटिंग में, उन सबसे पूछ रहा हूँ, क्या ये होमवर्क में दिया जा सकता है? आप अटेम्प्ट करेंगे? 20-25 मिनट निकालने हैं, देखो दोपहर में क्लास है, सुबह उठ के निकाल लो, इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट कर लो, क्लास शुरू यहीं से होगी। ठीक है, चलो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये वाला केस स्टडी आपने होमवर्क में करना है, एक मैंने करवाया है, जो पहले हम कर चुके हैं इसके बैकग्राउंड वाला आप लोगों ने करना है। फिर इंशाल्लाह ताला कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज।